रोचक प्रश्नों को देखते हैं और इनके कारण को जानते हैं। पहला प्रश्न, ऐसा उदाहरण बताइए जहाँ वस्तु के वेग 0 होने पर भी वस्तु त्वरित हो। बताओ, वस्तु का वेग ही अगर 0 हो जाएगा तो वस्तु त्वरित हो, सुनने में कुछ अटपटा नहीं लग रहा है? ऐसी कोई स्थिति बन सकती है क्या? सुनने में तो लग रहा है कि नहीं बनेगी, लेकिन देखते हैं। आ जाओ, ऐसी कोई स्थिति आवर्ती गति में बन सकती है क्या? आवर्त गति में तो आवर्त गति में तो वेग अगर होगा तो त्वरण होगा, त्वरण अगर होगा तो वेग होगा। वृत्तीय गति में भी वही हाल है, दोलनी गति में भी वही हाल है। एक ऑप्शन बच रहा लास्ट, मुक्त पतन में। देखते हैं, कोई वस्तु जैसे अपन नीचे से ऊपर फेंके, नीचे से अपन कोई वस्तु अगर ऊपर फेंके, ठीक है, तो इस पर अभी भी जी काम कर रही है, लेकिन ऊपर जा रहा है तो इसमें माइनस जी, निगेटिव जी काम कर रही है, गुरुत्वीय त्वरण। एक समय ऐसा आता है कि वस्तु ऊपर जाते जाते रुक जाती है। जब वस्तु ऊपर जाती है तो रुक गई एक्सट्रीम पर, v बराबर 0 हो जाता है, अंतिम वेग 0 यहाँ हो जाता है। लेकिन क्या त्वरण यहाँ नहीं लगता क्या? त्वरण यहाँ नहीं लगता? तो अपने से खुद से जवाब आया भी नहीं, त्वरण तो हर वक्त काम करता है उस वस्तु पर। त्वरण हर वक्त काम करता है उस वस्तु पे, यानी कि यहाँ पे वेग 0 होने के बाद भी अभी भी त्वरण काम कर रही है, और वस्तु जैसे ही वो नीचे आना शुरू किया, वस्तु पे पॉजिटिव गुरुत्वीय त्वरण लगने लगा। तो यही स्थिति की बात कर रहा है एक क्वेश्चन में, कि ऐसा उदाहरण बताइए जब वस्तु का वेग 0 हो फिर भी त्वरित हो। तो यहाँ पर वस्तु का वेग तो 0 हो रहा है, लेकिन फिर भी त्वरण काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। गुरुत्वीय त्वरण तो हमेशा काम करेगा, आपका वेग 0 हो या ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मुक्त पतन में ऐसी स्थिति बनती है जब वस्तु को अपन भेजते हैं, फेंकते हैं, और जब वस्तु शिखर पर पहुंच जाती है, फिर वहां से लौटने वाली स्थिति में रहती है, तो वहां पे वेग 0 हो जाता है, लेकिन फिर भी त्वरण काम करता है वो। दूसरा क्वेश्चन है, क्या हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच सारी आवाज़ को सुन सकते हैं? आम बोलचाल की भाषा में तो हम यही बोल देते हैं कि हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को सुन सकते हैं, लेकिन क्या इस बीच की सारी आवाज़ को सुन सकते हैं? इस बीच की सारी आवाज़ को हम नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक सी बराबर न्यू लेमडा होता है, जहाँ सी क्या है? ध्वनि की चाल है। सी ध्वनि की चाल है, न्यू क्या है? आवृत्ति है, ध्वनि की आवृत्ति, और लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ, वेवलेंथ है। अब देखिए, बोल रहा है ऑप्शन अपन देख रहे हैं तो 17 मिलीमीटर से 17 मीटर, 17 मीटर, ये क्या बोल रहा है? वेवलेंथ, यानी कि अपन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को तो सुन सकते हैं, लेकिन इसमें वेवलेंथ वाला कॉम्बिनेशन पूछ रहा है आपसे कि किस तरह की वेवलेंथ, किस मीटर के वेवलेंथ को आप सुन सकते हैं। तो चूंकि हम वेवलेंथ निकालते हैं, देखिए सी बराबर न्यू लेमडा हो गया ना, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? सी बाई न्यू हो जाएगा। सी क्या है? ध्वनि की चाल, जो हवा में हम नॉर्मली 340 ले लेते हैं, और हर्ट्ज यहाँ पे 20 हर्ट्ज पहले देखते हैं। 20 हर्ट्ज जैसे ही अपन रखते हैं तो इसका मान क्या आ जाता है? 17 मीटर, यानी कि 17 मीटर वेवलेंथ को हम सुन सकते हैं। और एक बार अपन 20,000 हर्ट्ज रख के लेमडा बराबर सी बाई न्यू, इस बार हम रख देते हैं इसको आवृत्ति को 20,000 हर्ट्ज, तो हमारा रेंज निकल जाएगा। इससे एक काटे तो हमारा क्या आएगा? 0.017 मीटर आ जाएगा। 0.017 मीटर को हम 17 मिलीमीटर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। इसलिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवाज़ को तो सुन ही सकते हैं, लेकिन उनका रेंज क्या रहना चाहिए? 17 मिलीमीटर से 17 मीटर के बीच में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हाँ, लेकिन केवल 17 मिलीमीटर से 17 मीटर के बीच के वेवलेंथ वाली आवाज़ को ही सुन सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है, जब हम पावर को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं तो हमेशा हाई वोल्टेज पर क्यों भेजते हैं? इस हम हमेशा देखते होंगे जब सड़क के दोनों ओर भी देखते हैं अपन कि कोई 33,000 वोल्ट की वायर जा रही है, कोई 1,64,000 की जा रही है। तो आखिर इतने हाई वोल्टेज पर क्यों भेजते हैं हम पावर को एक जगह से दूसरी जगह? इसका कारण है ऊर्जा की हानि को कम करना। ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए हम, ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। वोल्टेज को बढ़ाने से करंट का मान घट जाता है। आप बोलोगे सर ये कैसे? ये कैसे संभव है? क्योंकि हम ओम के नियम से पढ़े हैं V बराबर आई आर। तो यहाँ पे V जो है और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि R किसी भी धातु, किसी भी कंडक्टर का R जो होता है कांस्टेंट होता है। R बराबर होता है रो L बाई ए, यानी कि जो R जो है वो कंडक्टर की लंबाई और क्षेत्रफल पे और उसकी प्रतिरोधकता पे निर्भर करता है। तो R तो किसी भी धातु के लिए, किसी भी कंडक्टर के लिए बोले, अगर किसी भी कंडक्टर के लिए, तो R तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा।
तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R। और आप बोल रहे हैं कि उच्च वोल्टेज पर इसलिए भेजते हैं कि वोल्टेज को बढ़ाकर I का मान घटा लिया जाए। यहाँ पे I का मान तो वोल्टेज को बढ़ाने में बढ़ रहा है, और I का मान घटाने से होता भी क्या है, तो हम जानते हैं हीट जो है ना H बराबर I² RT होता है ना। यानी कि जितना करंट का मान ज़्यादा होगा, जितना करंट का मान ज़्यादा होगा हीट के रूप में, उतनी हमारी ऊष्मा क्या है, ऊर्जा बेकार होगी। ठीक है, इसलिए हम I के मान को घटाते हैं। लेकिन चूंकि वोल्टेज को बढ़ा के I का मान घटाना समझ में नहीं आ रहा, वोल्टेज को अगर बढ़ा रहे हैं तो ओम के नियम के अनुसार I भी बढ़ना चाहिए। ये बात तो सही है, लेकिन इसको एक और नज़रिए से अगर देखें तो हमने एक और चीज़ पढ़ा है, P बराबर VI, पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ पर अगर हम पावर को कांस्टेंट कर दें, पावर को अगर कांस्टेंट कर दें तो V और I में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाइज रिलेशन हो जाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। तो उच्च वोल्टेज को भेजना रहता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। पावर को कांस्टेंट करते ही वोल्टेज और करंट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले क्या हो जाते हैं, रिलेशन बन जाते हैं। यानी कि जितने हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना हमारा करंट क्या होगा, कम होगा। और बाकी के जहाँ डेस्टिनेशन पे करंट पावर पहुँच जाता है, उसके बाद अपन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा क्या कर लेते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा क्या कर लेते हैं, करंट को, वोल्टेज को कम करके अपने उपयोग के बराबर, जो भी मान लीजिए 220 वोल्ट है या जो भी वोल्ट है, उसको अपन प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब हम पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तब हमेशा हाई वोल्टेज पर क्यों भेजते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए, पावर का मान बढ़ाने के लिए। पावर को तो अपन फिक्स करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रतिरोध का मान घटाने के लिए। प्रतिरोध का मान तो कंडक्टर में सेम ही होता है, एक कंडक्टर के लिए सेम होगा। विद्युत धारा का मान घटाने के लिए, हाँ ये सही होगा, विद्युत धारा का मान घटाने के लिए। वो भी क्यों, क्योंकि विद्युत धारा का मान जो है, अगर विद्युत धारा बढ़ा रहेगा तो विद्युत धारा के वर्ग के रूप में क्या होगी, ऊष्मा की हानि होती रहेगी। इसलिए अपन वोल्टेज को बढ़ा के करंट को एकदम कम कर देते हैं ताकि ऊष्मा के रूप में कम से कम हानि हो। ऐसा है, आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन उदासीन कण है, प्रोटॉन धनावेशित कण है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन मतलब क्वेश्चन कहने का अर्थ है प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके बाहर क्यों नहीं आते। अच्छा सवाल है। प्रोटॉन जब पॉजिटिव चार्ज है, परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहते हैं। जब केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहते हैं, न्यूट्रॉन तो उदासीन कण है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन को तो अपने आप में प्रतिकर्षण होना चाहिए ना, लेकिन क्यों नहीं होता है। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन होते हैं, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं, लेकिन परमाणु में एक और बल है जिसका नाम है क्या, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। और प्रकृति के मूल बलों में सबसे मजबूत बल कौन सा बल है, न्यूक्लियर फोर्स है। प्रकृति में मजबूत चारों बलों में, 4 प्रकार के बल है ना प्रकृति में, चारों बल में सबसे मजबूत बल कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स है। और सबसे कमज़ोर की बात करें तो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो प्रोटॉन प्रोटॉन प्रतिकर्षण तो करते हैं, लेकिन इसमें जो नाभिकीय बल होता है ना, ये बल प्रोटॉन को पकड़ कर रखते हैं और उनको आकर्षित करके इकट्ठा करके भी रखते हैं। ये चूँकि ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर बल है, इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके बाहर नहीं आ पाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में जब तालाब की ऊपरी परत जम जाती है तो पूरी तालाब क्यों नहीं जमती और मछलियाँ कैसे जीवित रहती हैं। क्योंकि बर्फ़ जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। बर्फ़ जो होता है ना, जैसे ये मान लीजिए तालाब है, तालाब के ऊपरी परत पर मान लीजिए ये बर्फ़ जम गया, ये पूरे बर्फ़ की परत जम गई, तो ये जो बर्फ़ का परत है ना, ये क्या होगा, ऊष्मा का कुचालक होता है बर्फ़। इसलिए ऊष्मा का हस्तांतरण जो है, जैसे जो ऊपर से जो ठंड आएगी, जो ठंडी वातावरण का जो ये रहेगा, ठंड जो रहेगा, वो चूँकि ऊपर एक बर्फ़ जो है ये ऊष्मा का कुचालक का काम करेगा, तो इसकी जो जल के अंदर की जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं निकलने देगा और बाहर की ठंड जो है वो अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, इसके अलावा जो पानी बर्फ़ के संपर्क में रहती है, जैसे पानी जो संपर्क में आई ना बर्फ़ में, ये पानी जो ऊपर की परत है पानी वाली, ये बर्फ़ के संपर्क में आएगी तो उसका तापमान घटेगा, ताप घटेगा। मान लो ये पानी का ताप था 10 डिग्री सेल्सियस,
इस पानी का, नीचे वाले पानी का ताप है 10 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही ये बर्फ़ ऊपर, यहाँ पे बर्फ़ के संपर्क में आई, ये ऊपर वाला परत, तो इसका ताप घटते जाएगा घटते जाएगा। जैसे ही ताप घटेगा, पानी का ताप जैसे ही घटते घटते 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर, चूँकि हम जानते हैं कि पानी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, जैसे ही पानी का तापमान यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचेगा, घनत्व तो ज़्यादा होने के कारण पानी भारी हो जाएगा, और भारी होने के कारण ये पानी सीधा पानी की तली में आ जाएगा। इसका तापमान जीरो यहाँ होगा ही नहीं। बर्फ़ के संपर्क में आने के कारण आपको लगता होगा कि इसका संपर्क तो नीचे वाले का भी जीरो होना, ऐसे ही जीरो होते चले जाना था, पूरा तालाब जम जानी थी। क्यों नहीं जम रहा? क्योंकि जैसे ही ये पानी जो है बर्फ़ के संपर्क में आ रहा है, इसका तापमान जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, वैसे ही ये भारी हो जा रहा है और नीचे आ जा रहा है। इसी प्रकार फिर ये पानी ऊपर जा रहा है, ये वाली परत, फिर इसका तापमान जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, फिर ये नीचे आ जा रहा है। इसी प्रकार जो अंदर वाली परत का जो तापमान रहता है वो 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो ही नहीं पाता, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से कम होते ही ऊपर से नीचे आ जाते हैं भारी होने के कारण। इसलिए अंदर का तापमान 4 डिग्री सी ही रह जाता है और तालाब नहीं जम पाती।